नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और परसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल की यात्रा पर जाना है। 26 और 27 नवंबर को काठमांडू में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को काठमांडू पहुंच जाएंगे। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या काठमांडू में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मोदी की मुलाकात होगी? क्या हाथ मिलाएंगे मोदी और नवाज शरीफ? क्या सार्क सम्मेलन में दोनों नेताओं के मिलेंगे दिल? क्या नेपाल में सबकी नजर रहेगी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पर? सार्क राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू सच धज कर तैयार है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राष्ट्रीय सभागृह में जब सार्क के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तब वहां भी मोदी और नवाज शरीफ हाथ मिलाएंगे या नहीं। हालात तो बिल्कुल 13 साल पहले की तरह हैं। तब मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान में राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। तब भी दोनों देशों के बीच ऐसा ही तनाव था। तब भी यही तय था कि मुशर्रफ से प्रधानमंत्री वाजपेयी नहीं मिलेंगे, लेकिन मंच पर मुशर्रफ खुद ही वाजपेयी के पास गए और हाथ मिलाया। तो कहीं इस बार भी वैसे ही हाथ मिलाने की रस्म तो अदा नहीं की जाएगी? 6 जनवरी 2002 को जब सार्क सम्मेलन हुआ था, उससे पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हो चुका था और उससे कुछ समय पहले आगरा में मुशर्रफ के साथ शिखर सम्मेलन नाकाम हो चुकी थी। इस बार भी हालात वैसे ही हैं। हालांकि अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया था। तब उम्मीद जगी थी कि सार्क की मजबूती के साथ भारत पाक रिश्तों में भी एक नई मजबूती आएगी, लेकिन बात वही ढाक के 3 पात बनकर रह गई। काठमांडू से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे जब दिल नहीं मिल रहे हैं तो फिर हाथ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त सीधे काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा। स्मिता, सवाल यह, क्या सार्क का एजेंडा इस बार भारत और पाकिस्तान के तनाव में हाईजैक तो नहीं हो जाएगा? आप याद करें 2002 के सार्क शिखर सम्मेलन को जो काठमांडू में ही आयोजित किया गया था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को संभाले हुए थे, उन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात नहीं हुई थी, महज एक हैंडशेक हुई थी और वही तस्वीर जो है मीडिया की सुर्खियों में छाई रही। तो कहीं ना कहीं भारत पाक संबंध निश्चित रूप से डोमिनेट करते हैं, लेकिन तमाम जो नेता है नेपाल के, मैंने विदेश मंत्री से बात की, महेंद्र पांडे से, या फिर सूचना प्रसारण जो मंत्री है यहाँ के मनिंदर रिजाल, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान अपने मुद्दों को सुलझाए, बैठकर बातचीत के जरिए। युद्ध हल नहीं है, ताकि सार्क को जो एक टेक ऑफ की जरूरत है वो इस वक्त खास करके भारत और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खास मिल सके। शुक्रिया स्मिता। वैसे दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल जा रहे हैं। पहली यात्रा में मोदी ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए थे। इस बार उनके जनकपुर और लुम्बिनी जाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन घरेलू वस्तुओं के कारण वो वहां नहीं जाएंगे। इससे जनकपुर के लोग इतने मायूस और नाराज हुए कि अपनी ही सरकार के पुतले फूंकने लगे। ऐसी दीवानगी खुद नेपाल के किसी बड़े नेता के लिए भी वहां नहीं दिखी होगी जैसी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है। बस चर्चा भर थी कि प्रधानमंत्री मोदी सार्क सम्मेलन के अलावा जनकपुर भी जाएंगे, लेकिन व्यस्तता के चलते यात्रा रद्द हुई तो मायूस लोगों का गम सड़कों पर कुछ इस तरह छलकने लगा। सरकार अपने पड़ोसी को और अपने अतिथि को सरकार नहीं सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चलाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी वक्त वो राजीनामा करे, वो क्या शासन चलाएगा? मैं चाहता हूँ मोदी आए और जनकपुर नहीं बल्कि पूरा मधेश का डेवलप हो, विकास हो। जनकपुरी के हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने शायद अपने प्रधानमंत्री के ना आने पर कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होगा जैसा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के ना आने पर कर रहे हैं। 25 नवंबर को ही पीएम को जनकपुर जाना था। उनके नागरिक अभिनंदन के लिए करीब 10 लाख लोगों के आने की संभावना थी और इसके मद्देनजर 12 बीघा जमीन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन अब सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। जनकपुर में ही नहीं बल्कि बीरगंज से लेकर लुम्बिनी तक। Due to unavoidable reasons,
of domestic commitments and pre-scheduled travel within India, he is unable to visit places outside Kathmandu during this visit. That said, Prime Minister remains committed to visiting these other places at the earliest opportunity. लोगों को लगता है कि नेपाल की सरकार के चलते मोदी की यात्रा रद्द हुई, इसलिए लोगों ने अपने ही गृह मंत्री का पुतला फूंका तो सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। तो कहीं लोग धरने पर उतर आए। हालांकि नेपाल सरकार भी चाहती थी कि प्रधानमंत्री जनकपुर जाएं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। संजय शर्मा, जनकपुर, नेपाल, आज तक। 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की 9वीं विदेश यात्रा है। सबसे पहले 15 से 16 जून को मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए भूटान गए थे। 13 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील। इसके बाद 3 से 4 अगस्त को बेहतर रिश्तों की खोज में नेपाल। 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच जापान की यात्रा। 26 से 30 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के लिए अमेरिकी यात्रा की। आसियान सम्मेलन के लिए 11 से 13 नवंबर के बीच म्यांमार में थे और G20 सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इसके बाद 19 नवंबर को फिजी गए और अब सार्क सम्मेलन के लिए फिर से नेपाल। कुछ तो बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों नेपाल जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सरकार का मकसद अलग अलग मसलों पर अलग अलग सियासी दलों का सुझाव लेना था। बैठक में पीएम ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र की तरह ही शीतकालीन सत्र में भी काफी कुछ काम हो पाएगा। सरकार चाहती है कि विकास पर एक राष्ट्रीय एजेंडा बने। इसमें इंश्योरेंस बिल, महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। इसमें करीब 26 पार्टियों के नेता शामिल हुए, लेकिन ना तो ममता की पार्टी से कोई प्रतिनिधि आया, ना मुलायम की पार्टी से। I hope that they will all cooperate and make the coming session of Parliament also as an effective instrument in meeting the aspirations of the people by passing as many legislations as possible and discussing as many public issues as possible. Atrocities on SC/STs प्रिवेंशन का एक बिल था जिसको हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए थे और उसको ये गवर्नमेंट ने उसको लैप्स कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि उसको तत्काल सदन में लाके उसको पास करवाना चाहिए। 3 वादे जो चुनाव में मेन थे, एक तो काला धन वापस लाओ, 100 दिन में लाओ, 15 लाख जमा करो, वो उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। 1 करोड़ 3 लाख लोग बेरोजगार हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोई जॉब जनरेशन इस साल नहीं होगा। और मनरेगा का डाइल्यूशन, उसको डाइल्यूट करना, ये भी एंटी पुअर एक काम है, इसका भी हम विरोध करेंगे। जो भी स्टेट का इंटरेस्ट है, महाराष्ट्र स्टेट का इंटरेस्ट है, जो मुद्दे हैं वो सदन में उठेंगे और हमने सरकार को कहा है, सरकार ने भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाकी सरकार के साथ हम रहेंगे। सर्वदलीय बैठक में न ममता न मुलायम और कल शीतकालीन सत्र में शायद गर्मागर्मी। यही है लेखा जोखा 2 दिन का। खैर, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज लखनऊ में अपने पुराने समाजवादी तेवर में दिखे। मुलायम सिंह ने मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी तीखी नसीहत दी, मंत्रियों विधायकों को भी हड़काया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह रही कि वो जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने गए थे, उसके पूरा होने का समय आज भी मुकर्रर कर दिया, बिल्कुल अलग हट। तो कोई बताए कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितने दिन में कब बनेगा, उद्घाटन की तारीख कब होगी, बताएं। मुख्यमंत्री बताएं, तय किया हो, चीफ सेक्रेटरी साहब बता दें, तो ये बता दें। नेताजी के तेवर से साफ था कि उनका समाजवाद घोषणावाद से बहुत आगे बढ़ चुका है। इसीलिए मुलायम सिंह यादव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर बेहद कठोर नजर आए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया आए थे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने। पूरी महफिल जमी थी, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे,
विधायक, सांसद, अधिकारी, पार्टी के बड़े नेता। लेकिन मुलायम ने पूछा, शिलान्यास तो हो जाएगा, उद्घाटन कब होगा? और जो सुविधा होगी और असुविधा हो हमें बता दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कि ये उद्घाटन कब होगा। हैं? आइए, यहाँ तो बोलिए। नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। आप बता दो कि फला तारीख को होगा। नहीं, सभा सन्न रह गई, लेकिन लोहिया के चेले आज अपने पुराने तेवर में थे। अपनी ही सरकार पर लेट लतीफी का हंटर चलाया और समझाया कि लोकतंत्र सिर्फ जुबान से नहीं चलता, अपने कहे को करके दिखाना भी होता है। कब तक बना देंगे? नहीं तय करिए। नहीं तय करना पड़ेगा ना, हमें कोई बोले जूते नहीं। क्या बात करते हो? समयबद्ध कार्यक्रम हमारी नीति है, बनाई है नीति। नेताजी अड़ गए तो एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनियों के मालिक मुख्तार मंच पर आए। समय तो 24 महीने का मुकर्रर है, लेकिन सबने बताया 22 महीने में ही काम पूरा हो जाएगा। We are extremely confident that we will be in a position to deliver the project in 24 months. आप बनाएंगे? हाँ बताइए क्या तारीख होगा? तो ये निश्चित तौर पे 2 साल के अंदर जरूर पूरा होगा। इसका उद्घाटन महीना कुछ कम है। जो आप आदेश करेंगे उतने महीने में कर देंगे और आप ही उद्घाटन करेंगे। 75 साल के मुलायम सिंह के अंदाज से साफ था कि वो उन वादों से इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं जो जनता से किया है। और ये भी कि मुख्यमंत्री भले अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश की असली कमान तो मुलायम के मजबूत हाथों में ही है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गजब का विरोधाभास है। जिस कार्यक्रम में नेताजी ने अपनी सरकार की लेट लतीफी पर सवाल उठाए, उस कार्यक्रम के आज सुबह के अखबारों में ऐड में सबसे बड़ी लाइन ऊपर लिख रखी थी, राज्य की प्रगति में एक बड़ी छलांग। क्या बात। खैर, धूमधाम के साथ 75वीं सालगिरह मनाने के बाद मुलायम सिंह यादव अपने रंग में हैं। मुलायम ने अपने बेटे की सरकार को जनता से जुड़ने का हुक्म दिया तो मोदी के स्वच्छता अभियान को अपना आईना दिखाया। कुछ दिन पहले ही मुलायम ने लैपटॉप को लेकर भी अखिलेश सरकार की खिंचाई की थी। जब कोई हमसे शिलान्यास करवाता था तो उसी दिन हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे, पता है सबको। और उद्घाटन से 15 दिन 10 दिन पहले काम हो जाता था। अब हमें उद्घाटन करने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने योजनाएं बहुत चलाई सरकार ने, अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है, लेकिन बहुत स्लो है। ये क्यों है? जब रात को चलते थे सड़कों पे तो हमारी बहनें बाथरूम करते हुए बीच में खड़ी हो जाती थी, लाइट लगती थी, आ जाती थी, पता है। तो मैंने कहा कभी दिन आएगा तो इनके लिए बाथरूम बनाएगा। वो बाथरूम की अब बात करते, हम 90 में बाथरूम बनाना शुरू कर दिए। मोदी ने अपनी तस्वीर, अपना भाषण लैपटॉप में दे दिया। नए घरे के लड़कियां रोज ही देख रही, आपका छुट्टी में था। तो मैंने कहा कि लैपटॉप क्यों मानते हो, लैपटॉप हटवाइए। बहनों के लिए बाथरूम तो भले ही बना दियो, लेकिन बहनें अब सड़क पे जाने से डरती हैं क्राइम की वजह से। खैर, मुलायम सिंह यादव ने जहां मोदी की स्वच्छता अभियान की हवा निकाली, वहीं कभी उनकी पार्टी में शामिल रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज मोदी की झाड़ू लेकर सफाई शुरू कर दी दे दनादन। कानपुर में राजू श्रीवास्तव ने स्वच्छता मिशन के दौरान अपने नवरत्नों में 2 चौंकाने वाले नाम शामिल किए। एक नगर विकास मंत्री आजम खान का और दूसरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। दम 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 जोर लगा के हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपैया। दम 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 जोर लगाओ भैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपैया। मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। दम 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 जोर लगा के हैया। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के देश से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला तो मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने
समंदर में अपने जवानों को अलर्ट किया है। भावुक अपील की तो देश को सबसे ऊपर रखने के लिए एक उदाहरण भी पेश किया। I raise a question with many people, why you allow a glass from your hand to fall down and break? Well, he says it's very rare, once in a year or once in 2 years. I ask my friend the next question, has a child fallen from your hand? The answer is always no. That's because there we have zero tolerance to error. And I would consider in this project a zero tolerance to error. और अब बात चुनावों की। झारखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगह पर चुनाव प्रचार आज थम गया। झारखंड में जहां 13 विधानसभा क्षेत्रों में चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मणिका, लातेहार, पनकी, डाल्टनगंज, बिसरामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गरवा, भवनाथपुर में चुनाव प्रचार थमा, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 15 विधानसभा क्षेत्रों में जैसे गुर्ज, बांदीपुरा, सोनवरी, कंगन, नोबरा, लेह, करगिल, जंस्कर, किश्तवाड़, इंद्रवाल, डोडा, भद्रवाह, रामगढ़, बनिहाल में आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ। 25 नवंबर को इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। और अब आपको रामपाल के उस सतलोक आश्रम में ले चलते हैं, जहां आपकी भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि उस सत्य रहस्य लोक से पुलिस को मिला क्या। सलाखों के पीछे पहुंच चुका स्वयंभू भगवान रामपाल का खजाना आज खाली निकला। हरियाणा पुलिस आज रामपाल को लेकर उसके सतलोक आश्रम पहुंची, जहां उसकी 5-5 तिजोरियों को खोला गया, लेकिन हर तिजोरी खाली निकली। लॉकर का पासवर्ड सिर्फ रामपाल को पता था, लेकिन कोड लगाकर तिजोरी खोलने में भी कुछ नहीं मिला। आश्रम में रामपाल को पुलिस ने घंटे पर तक रखा, जहां उसकी निशानदेही पर 9 हथियार मिले। इनमें 4.315 बोर राइफल और 5 बंदूकें शामिल हैं। इनके अलावा हजारों लाठियां और हेलमेट भी मिले। हालांकि रामपाल को कमरे में आज ही 5 हार्ड डिस्क भी मिली हैं, जबकि कल पुलिस ने आश्रम से एक बुलेट प्रूफ सफारी और एक बुलेट प्रूफ लग्जरी बस बरामद की। आश्रम की सर्च जारी है। बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर काफ़ी कमरे हैं, सेफ हैं, संदूकें हैं, हॉल्स हैं, शेड्स हैं, वॉशरूम्स हैं। पुलिस की जो सर्च होती है वो बहुत माइन्यूट होती है, इसलिए मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा कि कितना हो चुका है और कितना समय अभी और लगेगा। लेकिन आज की सर्च में 9 वेपन्स और बरामद हुए हैं और 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई हैं। करीब 15 दिन बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कबूल कर लिया है कि नसबंदी ऑपरेशन में 13 महिलाओं की मौत के पीछे जहरीली दवाएं। सरकार की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नसबंदी के लिए इस्तेमाल दवाएं न सिर्फ बेहद खराब क्वालिटी की थी, बल्कि वो जहरीली थी। इससे पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि एंटीबायोटिक के नाम पर महिलाओं को जो दवा दी गई थी, उसमें चूहा मारने में इस्तेमाल जिंक फॉस्फेट मिला हुआ था। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही में क्या किसी पर गाज गिरेगी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को पैसे की जरूरत है। फंड जुटाने के लिए आपने पुराना ढर्रा अपनाया है। आपकी मुंबई महाराष्ट्र इकाई ने तय किया है कि वो केजरीवाल के लिए 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। इसके लिए 27 नवंबर को मुंबई में अरविंद केजरीवाल के लिए एक डिनर दिया जाएगा। इस डिनर पार्टी में हिस्सा लेने वालों को कम से कम 20,000 रुपए का डोनेशन देना पड़ेगा। पार्टी ने करीब 200 लोगों को बुलाने की व्यवस्था की है, ताकि कम से कम 40 लाख रुपए का इंतजाम हो पाए। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल ने ऐसा ही डिनर दिया था।